खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना चैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। गर्मी तेज होते ही बड़े अग्नि हादसे और खुशखेड़ा की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पशु आहार बनाने वाली इकाई में करोड़ों का सामान हुआ खाक। शादी का कार्ड देने जाते युवक पर हमला कर किया गंभीर घायल। राजगढ़ क्षेत्र में हुई वारदात। महिला नर्सिंग अधिकारी ने मरीज को 100 लोग बुलाकर पिटवाने की दी धमकी। कालाकुआं अस्पताल की घटना का वीडियो भी आया सामने। और तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार की ली जान। बिंडूसी में हुआ हादसा। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार देर रात पशु आहार बनाने वाली कंपनी विजय इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कंपनी का लगभग पूरा परिसर जलकर राख हो गया, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है। आग शनिवार देर रात करीब 12:30 बजे लगी। यह फैक्ट्री मुख्य रूप से पशु आहार का उत्पादन करती है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा प्लांट इसकी चपेट में आ गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए भिवाड़ी, अलवर, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और तावड़ू सहित विभिन्न क्षेत्रों से कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। रिको फायर इंचार्ज राजू खान के अनुसार दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। कंपनी प्रबंधन के अनुसार नुकसान का सही आकलन आग पूरी तरह बुझने के बाद ही किया जाएगा। बोलेरो में सवार अज्ञात बदमाशों ने शादी का कार्ड देने जा रहे 2 युवकों पर हमला कर दिया। यह घटना राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग स्थित गोट की चौकी बुल्लूपरा के मध्य रेलवे अंडरपास के समीप हुई है। शनिवार की शाम हुए हमले में रैनी क्षेत्र के खरकड़ा निवासी रामोतार मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राजगढ़ चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया है। राजेश मीणा ने बताया कि रामोतार और वह दोनों कार्ड देने जा रहे थे। मार्ग में रामोतार टॉयलेट के लिए उतर गया, लेकिन अचानक पीछे से बोलेरो में सवार करीब 8 लोग आए और हमला कर दिया। इसके चलते रामोतार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही राजगढ़ CSC पहुंचकर घायल से घटना की जानकारी ली गई। उधर डॉक्टर सत्यप्रकाश मीणा ने बताया कि घायल को पैर में फ्रैक्चर और सिर में चोट थी। उसे प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया है। शाम को 6:30 बजे एक लड़ाई झगड़े का मरीज आया था। उसका नाम रामोतार, पिताजी का नाम गवंडी राम था। ये खरकड़ा टुकला का रहने वाला था। उसके पैर में, राइट पैर में फ्रैक्चर था, ओपन बोन फ्रैक्चर था। और शरीर में बहुत नमक घाव थी। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसको अलवर रेफर किया। अलवर के कालाकुआं सैटेलाइट अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर रचना सोनी पर एक मरीज केदार गुर्जर को 100 आदमी बुलाकर पिटवाने की धमकी के आरोप लगे हैं। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को नकारा है। घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है। मरीज के अनुसार उसे इलाज के लिए भर्ती करने से नर्सिंग ऑफिसर ने मना कर दिया। इसके बाद दोनों की बहस हो गई। इसी दौरान नर्सिंग ऑफिसर ने मरीज को 100 आदमी बुलाकर पिटवाने की धमकी दे डाली। हालांकि मामला PMO प्रमीला मीणा तक पहुंचा तो मरीज को भर्ती कर लिया गया, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसी नर्सिंग ऑफिसर ने केदार को बेड खाली नहीं होने की बात कहकर लौटा दिया। लेकिन मरीज और नर्सिंग ऑफिसर का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सामने आया है। आप बाहर जाओ इसको लेकर। मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा मैडम, बुला लो आप किसी को बुलाना है जिसको मैं मेरा ट्रीटमेंट करवा के जाऊंगा। ट्रीटमेंट तो करा के जाना चाहता तो हम क्या कोई अरे गरे थोड़ी ना है। यहाँ के लोग कल बैठे हैं, 100 आदमियों को एक साथ बुला लो इकट्ठा। 5 साल हो गए मुझे इस हॉस्पिटल में रहते हुए, मुझे ज्ञान मत सिखाइए आप। तेरे को 5 साल हो गए ना, तो तुमने कोई अपना परिचय नहीं दिया है। मुझे ज्ञान मत सिखाइए आप। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, मैं मेरा इलाज करवा के ही जाऊंगा यहाँ से। आप करवा लेना, हम तो इसीलिए बैठे। पर कोई सिस्टमेटिक तरीका तो हो। सिस्टमेटिक तरीका तो मैं बता दूंगा क्या सिस्टमेटिक तरीका है। धमकी मत देना, साढ़े को 100 आदमी बुलाकर अभी पिटवा दूंगी। 1 सेकंड पटांग तरीके से बात मत कीजिए। ये कह रहा हूँ मैं आपसे। मेरे पास यहाँ बैठ कर नहीं, आप बाहर बैठो, ब्रांच लगी हुई है। बहरहाल इस मामले की PMO को शिकायत की गई है। उधर नर्सिंग ऑफिसर रचना सोनी का कहना है कि मरीज उससे गलत तरीके से बात कर रहा था, ऐसे में उसने भी ऐसा कह दिया होगा। कल मेरी तबीयत खराब थी,
तो मैं विकास भारद्वाज जी के पास कॉल किया। विकास भारद्वाज जी यहाँ से जा रहे थे तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मुझे एडमिट किया और एडमिट करके बोला ऊपर से ले जाओ और भर्ती हो जाओ। मैं ऊपर गया, मैडम से बोला मैडम एक टिकट लो, मुझे भर्ती कर दो। मैडम ने बोला कि अब नहीं होगा, कल सुबह होगा। मैंने बोला मैडम क्यों नहीं होगा? तब तक इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक भर्ती नहीं होगा, कल आना, कल भर्ती करेंगे। मैंने बोला मैडम तबीयत तो अब खराब है, कल क्या करूँगा आपको, अभी भर्ती कर लो। नहीं अब तो नहीं होगा। फिर मैंने बोला मैडम लिखित में दे दो, भर्ती नहीं करोगे तो। बोला लिखित में नहीं दूँगा और आप बाहर चले जाओ। कुल मिलाकर इस घटनाक्रम की चर्चा बनी हुई है। तेज गति से दौड़ते वाहन हादसों की लगातार वजह बन रहे हैं। इसी क्रम में खैरतल तिजारा जिले के बिंडूसी के पास ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। किशनगढ़ बाद से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। युवक प्रमोद शर्मा खुशखेड़ा स्थित कंपनी में काम के बाद बाइक से भिंडूसी रामनगर लौट रहा था। इसी दौरान भिंडूसी मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक सड़क पर आ गया और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को अपने कब्जे में लिया। वहीं प्रमोद शर्मा की मौत के चलते परिजन गम में डूबे नजर आए। प्रमोद शर्मा नाम था सर। पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम शिवदत्त शर्मा। उम्र क्या थी इनकी? उम्र 36-35 कहाँ साल। के रहने वाले थे? रामनगर भिंडूसी। बताइए क्या हुआ था, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये कंपनी से आ रहा था और खाद गिरने वाला ट्रैक्टर रोड क्रॉस के खातर चढ़ा था और इसको अचानक से चढ़ा, तो वहाँ दिखने की जगह नहीं, पेड़ पौधे हैं वहाँ। अच्छा, फिर तो बस उस टोली में जाकर दिखाए। तो ये अपने कौन सी कंपनी में काम करते हैं? ये सब ड्राइविंग करता है सुधीर कंपनी में, खुशखेड़ा में। खुशखेड़ा में। खुद का घर कहाँ पर है? घर कहाँ है? रामनगर भिंडूसी, रामनगर में। अकेले ही थे क्या बाइक पे? हाँ अकेला ही। फिर आपको क्या सूचना मिली? मेरे पास खेमचंद एक कांस्टेबल है तिजारा थाने, उनने फोन किया था। क्या वो बोला? हमारे जानकारी थे। क्या बोला? बोलो ऐसे आपका भतीजा एक्सीडेंट हो गया और आप तुरंत किशनगढ़ पहुंच जाओ, एम्बुलेंस लेके गई। फिर मैं किशनगढ़ आया। किशनगढ़ जाते ही बोलो भाई अलवर ले जाओ। उन्हें ट्रीटमेंट देके अलवर के लिए रवाना कर दिया। तो रास्ते में दिक्कत होने लगी। एक्सपायर हो गए। अलवर में ट्रैक्टर ड्राइवर की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 28 फरवरी 2023 को रामगढ़ क्षेत्र में मिलकपुर बस स्टैंड का है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 ने शनिवार को आदेश सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि मुश्ताक खान ने रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि उनका भतीजा नाहिद ट्रैक्टर लेकर माणकी से चिड़वई जा रहा था कि रास्ते में मिलकपुर बस स्टैंड के पास पुरानी रंजिश के चलते कई लोगों ने हमला कर दिया। इन्होंने कांच की बोतल और पत्थर फेंककर मारे एवं एक बोतल नाहिद के सर में जाकर लगी। इसके बाद नाहिद ट्रैक्टर से नीचे आ गिरा और उसकी मौत हो गई। इस प्रकरण में कोर्ट ने आरोपी मनसुख सैनी को 10 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अलवर के ढहरा के पास हाजीपुर गांव से 80 वर्षीय बुजुर्ग पिछले 4 दिनों से लापता हैं। परिजन लगातार उनकी तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की मानसिक स्थिति कमजोर है। परिजनों के अनुसार 14 अप्रैल को बुजुर्ग रामधन गांव से निकलकर ढहरा की ओर गए थे, जहां किसी ने उन्हें बस में बैठते हुए देखा। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका। परिजन कालू ने बताया कि उनके ताऊ रामधन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी वह पहले सुरक्षित घर लौट आते थे, लेकिन इस बार 4 दिन बीतने के बावजूद कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस संबंध में विजय मंदिर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वे 14 तारीख को निकल गए, सुबह ही निकल गए 2-1 बजे से घर से। तो पर शाम को ढहरा थोड़ी पताड़ लगी उसकी, ढहरा में हाथ दे रो बस को। अब जान कौन सी बस में बैठ को किधर गए किधर गुना गए। वो क्या अक्सर जाते रहते हैं कैसे? नहीं वो एक दिमाग ठहर को दिमाग से ऐसे ही चलते रहे। बस बुजुर्ग आदमी हो वह कभी तो और दिन तो आ जाओ वापस और जान ना आए ना। थाने में शिकायत दी? हाँ थाने में कर आया सब।
अच्छा, थाने वाला ने रिश्तेदारियों में सारी चीज। रिश्तेदारी में सारे देख लिया, ढूंढ लिया, फोन कर लिया और नू भै रोड तोड़ी देखा, खैरतल देखा, नू को देखा, अलापुर अकबरपुर तोड़ी, सारे ढूंढ लिया। नारी शक्ति के लिए रविवार को साइकिल दौड़ रैली का आयोजन किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया अभियान के तहत सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र की थीम पर रैली आयोजित हुई। हिट इंडिया फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए इस रैली को निर्वाण वन फाउंडेशन अध्यक्ष निर्वाण बोधिसत्व द्वारा प्रताप ऑडिटोरियम में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा सहित महिला संगठनों से जुड़ी पदाधिकारी मौजूद रहीं। उधर भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी शिव कुमार सैनी ने आयोजन की जानकारी दी। साइकिल रैली काली मोरी और एसएमडी सर्किल होते हुए वापस प्रताप ऑडिटोरियम पहुंची। इस दौरान करीब 80 महिलाओं और बालिकाओं ने उत्साह के साथ भाग लेकर फिटनेस और जागरूकता का संदेश दिया। देश की महिलाओं के लिए समर्पित था। जैसे मोदी जी अभी नारी वंदन कर रहे हैं, तो हम भी ये पूरे देश में ये एक कैंपेन चल रहा है, नारी शक्ति समर्थ नारी समर्थ राष्ट्र, ये एक स्लोगन लेके चल रहे हैं। आज का हमारा जो कैंपेन था ये पूरा लड़कियों और महिलाओं के लिए समर्पित था, तो इसलिए ये हमने बुलाया और लगभग मैंने सभी जगह जहाँ भी नारी हैं उनको ये किया था इन्फॉर्म, जितने भी आ सके। और आज 15 मिनट हमने लेट भी किया था ताकि लड़कियां पहुंच सके। फिर भी 70-80 लड़कियां पहुंची हैं। इसके हाथ हमने छोटे बच्चों को भी शामिल कर दिया है और सबका सहयोग रहा। जिनको ये काली से वानी तौर से लेके काली मोरी होते हुए एसएमडी सर्कल से आइए, सभी लड़कियों ने अच्छे साइकिल चलाया, मैं साथ में था और हमारे वॉलंटियर थे हर जगह। हमने सभी कोनों पे चौराहों पे हमने वॉलंटियर को रखा था, तो सक्सेस हुआ है बढ़िया। और इसको आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम आपसे। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की सीटें आरक्षित करने का बिल पास नहीं होने के बाद से कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर हुक्म सिंह ने कहा है कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधित बिल को रोकने में विपक्षी दल कामयाब हुए हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने ही वर्ष 2023 में इस बिल को पास किया था। साथ ही वर्तमान 543 लोकसभा क्षेत्रों में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना था, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। साथ ही इस बिल सहित परिसीमन का भी दुरुपयोग कर 2029 में जीत हासिल करने के लिए भाजपा राजनीतिक खेल खेल रही है। हुक्म सिंह ने कहा कि इस बिल में भाजपा ने ओबीसी को भी आरक्षण नहीं दिया है, जबकि इस वर्ग की महिलाएं भी आरक्षण के हकदार हैं। उनका कहना था कि भाजपा महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं करना चाहती, इसलिए इस बिल में नई जनगणना और जातीय जनसंख्या के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया। देखिए, आपका जो ये सवाल है महिला आरक्षण बिल पर, पूरे देश को पता है कल वो 2/3 बहुमत नहीं हासिल कर सका और गिर गया। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये विपक्ष का भारतीय राजनीति में विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उनकी एकजुटता का ये विजयोत्सव है। ये पहली बार हुआ है 98 के बाद ये जो 131वां ये जो बिल गिरा है, ये पहला विपक्ष के संगठन की मिसाल है और देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का सवाल है। तो मैं ये कहूँगा कि बीजेपी द्वारा ये कहना कि कांग्रेस इसके विरोध में नारी विरोधी है, ये बिल्कुल असंगत है और अतार्किक है। आपके ध्यान में मैं ला दूँ, 1923 में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 1923 पारित हो चुका था। 1923 का बिल है। जब ये पास हुआ था मोदी जी के समय में ही, तो ये तय हुआ था कि वर्तमान जो संसद है 543 जो इसके मेंबर हैं, इनमें ही 33% आरक्षण दिया जाएगा। यानी 543 में से 33 का मतलब हुआ 181 महिलाएं सांसद होंगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, और ये भी शर्त थी उस समय कि नई जनगणना होगी, उसके बाद ही ये अधिनियम लागू होगा। अब इन्होंने नई जनगणना तो शुरू की नहीं, कहाँ हुई जनगणना, तो 1 मई से अब शुरू होगी। और उससे पहले इसको अपने मुताबिक
परिसीमन करके, यानी एक संसदीय क्षेत्र में 29 लाख वोटर है। क्या भारतीय इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? हो सकता है, तो इन्होंने ऐसा किया है। तो अपने हिसाब से परिसीमन करके, सीटों को तोड़कर, मरोड़कर, काटकर, पीटकर और नया परिसीमन करके और अपने हिसाब से चुनाव कराना चाहते थे। हमारी पार्टी कांग्रेस और विपक्षी दल ये कह रहा था कि अगर आपको ये, पहली बात तो जनगणना के बाद लागू होना चाहिए, जनगणना हुई नहीं तो ऐसी जल्दी क्या है? आप इसको 29 के चुनाव के बाद लागू करें, पहले जनगणना जरूरी है। भाई जनगणना 2011 की के अनुसार काम कर रहे हो आप, लेकिन अब जनसंख्या कितनी बढ़ गई, क्या एससी कितना बढ़ गया, एसटी कितना बढ़ गया, ओबीसी कितना हो गया, जनरल कितना हो गया, उसके अनुपात में आरक्षण मिले सबको। तो कांग्रेस और विपक्षी दल अपनी जगह सही था। इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि अपने सिस्टम से काट करके और उत्तर भारत में सीटों को बढ़ा करके, दक्षिण भारत की कटिंग करके, और ये इनके सत्ता में बने रहना चाहते थे। तो मैं ये कहूँगा कि ये विपक्ष की जीत नहीं, भारतीय संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है। सर, इसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण नहीं दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि ओबीसी के साथ भी भाजपा सरकार, मोदी सरकार अन्याय कर रही है? बिल्कुल, 100%। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव के अनुसार लोकसभा में कांग्रेस के कारण ही महिलाओं को आरक्षण का बिल अटक गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है और इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को ओबीसी को आरक्षण देने के लिए भी अलग से प्रावधान करना चाहिए। पूर्व विधायक जाटव के अनुसार संशोधन की स्थिति में ही ऐसा हो पाएगा, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्ष इसके विरोध पर उतारू है। सर, लोकसभा में जिस तरह से महिला आरक्षण जो संशोधन बिल था उस पर चर्चा चल रही थी और उसमें मतदान हुआ, तो वो 2/3 से पास नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी सहित जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं उन्होंने विरोध किया और वो इसे लोकतंत्र की जीत और अपनी जीत बता रही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, इसकी निंदा कर रहे हैं। अब आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, क्या कहना है? दरअसल में जो महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था वर्ष 2023 में ये बिल आया था, 33% आरक्षण का वो पास हो गया। अब की बार जो परसों जो बिल गिरा है 2/3 बहुमत से पास नहीं हुआ, इसमें दोष तो ज़्यादातर कांग्रेस का है। जब ये 2023 में जब ये आरक्षण महिलाओं को विधानसभा लोकसभा देने की बात हुई थी, लेकिन परसों जो बिल में इन लोगों ने जो विरोध में वोट डाल करके उसको बिल को गिराया है, भाई लोकसभा और विधानसभाओं की जो सीटें हैं वो तो जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ेंगी और उस जनसंख्या का अनुपात बढ़ेंगे तो महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जब की गई है तो इसमें कहाँ दिक्कत थी? कांग्रेस को समर्थन देना था। कांग्रेस को समर्थन नहीं दे करके आज कांग्रेस, हम ये मानते हैं कि महिला विरोधी है कांग्रेस। महिलाओं को आरक्षण देने में कांग्रेस ने कोताही बरसी, उसके साथ साथ उनके सहयोगी दल हैं, चाहे वो सपा है, चाहे तृणमूल कांग्रेस है या और भी दल हैं, उन लोगों ने जो कांग्रेस को समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। अब जब जाएंगे, अभी जो चुनाव में जाएंगे, तो महिलाओं से जवाब मिलेगा इनको कि आप लोगों ने हमारा विरोध क्यों किया। बिल पास करना था इनको सर्वसम्मति से। सर, एक बात बताइए, देश में 50% जनसंख्या ओबीसी की है, ओबीसी की जो महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं? जब SC/ST को है तो महिलाओं को क्यों नहीं? जब सरकारी नौकरी में आप दे रहे हैं तो पिछड़े हुए हैं इसलिए तो दे रहे हैं, तो फिर राजनीति में क्यों नहीं? ये कांग्रेस की भूल रही, कांग्रेस की कमजोरी रही। जब 2023 में बिल पास हुआ था तब आरक्षण 33% को रखा गया था। उस टाइम इन लोगों ने ओबीसी की बात नहीं की। उस टाइम ओबीसी की बात करते तो विचार अब भी होता। तो संशोधन अब हो रहा है, तो अब उसमें संशोधन करके ओबीसी को देने में क्या दिक्कत? संशोधन केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हो रहा है। ओबीसी के लिए जो 2023 में बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, उस टाइम ये ओबीसी की बात रखते तो उस पर विचार होता। गलती कांग्रेस ने की है और उनके सहयोगी दलों ने की है, भाजपा का दोष नहीं है। सर, आप वरिष्ठ विधायक है, वरिष्ठ नेता, आपको लगता है कि क्या ओबीसी को, महिलाओं को भी आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, आरक्षण में तो महिलाओं को 33% है आरक्षण,
33% में महिलाओं का सबका हक बढ़ता है, चाहे ओबीसी हो चाहे वो सामान्य हो। भाजपा ने महिला आरक्षण विधेयक पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर भ्रामक प्रचार की आलोचना की है। पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार उन्हें एआई के जरिए एक चैनल के नाम पर तैयार फेक न्यूज में महिला आरक्षण बिल की कमियां बताते हुए दर्शाया गया है। साथ ही इस बिल को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया को नाराज बताया गया है, जबकि हकीकत में नहीं है। वर्मा ने बताया कि इस न्यूज के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। उधर वर्मा के अनुसार एआई के जरिए फेक न्यूज तैयार करने के इस मामले में एफआईआर भी करवाई जा चुकी है। सर, लोकसभा में जिस तरह से महिला आरक्षण का जो संशोधन अधिनियम है उसको लेकर देश भर में चर्चाएं हैं, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का नाम भी इससे जुड़ रहा है और ये बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी की कोई फेक न्यूज़ बनाकर चलाई जा रही है और उसमें ये बताया गया है कि वसुंधरा राजे जी उस बिल से संतुष्ट नहीं है, उसमें कुछ कमियां या अपनी कुछ जानकारी शेयर कर रही हैं। इस तरह की जानकारी सामने आई है। आप पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इस सारे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए पत्रकार महोदय, आज का जमाना टेक्निकल जमाना आ गया है, एआई का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि वसुंधरा राजे जी जो राजस्थान की सीनियर और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो राजस्थान का विकास हुआ था, उनका कार्यकर्ता आज भी मान और सम्मान और भारतीय जनता पार्टी उनके रगों में भरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी माँ का और उनका परिवार का जो योगदान रहा है, उस योगदान को कुछ लोग उनके चिढ़ने वालों ने एआई को गलत प्रयोग करके और फर्स्ट इंडिया का लोगो बनाकर, फर्स्ट इंडिया की न्यूज बनाकर जो फेसबुक पर उन्होंने डाली है, वो वसुंधरा जी की गलत तरीके से उन्होंने डाली। कि वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाली महिला हैं। आपको बताना चाहूंगा कि उसके जो फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से जो उन्होंने गलत न्यूज डाली, उसके खिलाफ जयपुर में फर्स्ट इंडिया के मालिक ने एफआईआर लॉन्च करा दी और जल्दी ही वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा जो इस तरह का भ्रम, जो सीनियर लीडर की छवि को खराब करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसा मेरा भी मानना है और ऐसा काम होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट इंडिया के मालिक ने उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दी है और जल्दी पकड़े जाए, ऐसा मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। सर, एक तरफ इस मामले से वसुंधरा जी की छवि को खराब करने का प्रयास किया, दूसरी तरफ पत्रकारों की भी छवि खराब होती है। इस तरह की फेक न्यूज कोई भी पत्रकार या कोई भी व्यक्ति और करता है तो पत्रकारिता बदनाम होती है। आपको लगता है कि ये दोनों ही दृष्टि से ठीक नहीं है? बिल्कुल दोनों दृष्टि ठीक नहीं है और एआई जो का यूज किया है, फर्स्ट इंडिया के मालिक ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और वो बहुत ही, इस पर आज देख रहा हूँ कि ज्यादातर न्यूजों पर ये चल रहा है, ये सब ने कहा है कि मैडम बहुत सिंसियर हैं, मैडम इस तरह का कदम नहीं कर सकती, उस वक्त को पकड़ा जाए। सारे कार्यकर्ता भी राजस्थान के नहीं, भारत के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को तुरंत पकड़ के कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाले समय में दोबारा किसी भी सीनियर लीडर की, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के सीनियर लीडर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया है, जो भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार उनका सहयोग किया है, उनके खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, ऐसे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, पिछले 50 साल से वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजनीति में सक्रिय है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, उन्होंने कभी भी आज तक, शायद मेरी समझ में तो कभी इस तरह की विवादित बयान नहीं दिया है या विवादित शब्द नहीं कहे। आपको लगता है कि वसुंधरा राजे बहुत सुलझी हुई और बहुत समझदार महिला नेता है और राजस्थान का मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया है, तो इस तरह की उम्मीद वसुंधरा जी से नहीं की जा सकती? नहीं, बिल्कुल संभव ही नहीं है सर। आपने देखा कुछ दिन पहले राठौड़ जी को लेकर वसुंधरा जी के बयान को लोगों ने एआई के माध्यम से गलत बना दिया, जबकि मैडम कभी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के एक एक कार्यकर्ताओं को जानती है, राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है और मोदी जी की धारणा, मोदी जी विचारधाराओं को लेके जाने का काम करती है। केंद्र सरकार की योजनाओं को जगह जगह जब मीटिंग होती है वहां रखती है। ऐसी मैडम है जो राजस्थान के विकास की काम करने वाली है और उसके खिलाफ एआई के माध्यम से जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए और उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति कोई नहीं कर सके। आरएएस 2024 की प्रतिष्ठित परीक्षा में अलवर निवासी नितेश गुप्ता ने अपनी प्रतिभा दिखाकर कामयाबी पाई है। वे कालकुआ हाउसिंग बोर्ड निवासी नरेश कुमार गुप्ता के पुत्र हैं। नितेश ने 79वीं रैंक हासिल की है। वे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जरिए जनसेवा का मार्ग चुनना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। परिजनों और मार्गदर्शकों ने भी नितेश का साथ दिया। ऐसे में उन्होंने 79वीं उच्च रैंक प्राप्त की है। और वहीं आरएएस 2024 में कई ऐसे भी होनहार हैं जिन्होंने तमाम चुनौतियों के बावजूद सफलता हासिल की।
इनमें अलवर की सुमन बाई शामिल है, जिनकी 2324वीं रैंक आई है। विधवा कोटे में सुमन बाई की चौथी रैंक है। सुमन बाई की मां मनरेगा में काम करती हैं और वे 5 बहनें हैं। परिवार के इतने खराब हालात थे कि सुमन बाई के पास गांव से जयपुर आने जाने का किराया तक नहीं होता था। किताबें खरीदने के लिए सुमन बाई की मां ने खेत तक गिरवी रख दिया। रामगढ़ के गुगदौड़ गांव की निवासी सुमन की शादी 2017 में हुई थी। शादी के 6 महीने बाद 2018 में पिता का निधन हो गया और वहीं शादी के 1 साल बाद पति की मौत हो गई। इसके बाद से मां हरनंदी देवी नरेगा में मजदूरी करती हैं। वहीं एक बहन राजकुमारी की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी भी लग चुकी है। वहीं थानागाजी के डहरा गांव निवासी कमलेश ने 1757वीं रैंक हासिल की है। उनकी एससी कैटेगरी में 88वीं रैंक आई है। इनके पिता विराट नगर में घड़ी साज हैं। गरुड़ राइफल शूटिंग क्लब ने फिर से धाक जमाई है। जयपुर में आयोजित सुरेंद्र सिंह शेखावत शूटिंग चैंपियनशिप में इस क्लब के बच्चों ने वर्चस्व जमाया। इनमें महिला वर्ग में भव्या सैनी ने दूसरा स्थान हासिल किया। उन्हें 7100 रुपए का पारितोषिक भी दिया गया। इसी तरह समायरा खंडेलवाल ने चतुर्थ स्थान हासिल किया है और इसी तरह पुरुष वर्ग में मुदित सैनी ने प्रथम स्थान और 11,000 रुपए एवं युवराज गुप्ता ने तृतीय स्थान और 5100 रुपए की पुरस्कार राशि हासिल की। कोच शुभम राजपूत ने बताया कि क्लब के 13 बच्चों ने कुल 21 पदक जीतकर अलवर शहर का नाम रोशन किया है। इसके अलावा ऋतिक, प्रतीक, जयेश, नितिन, धीरज, प्रिंस, माहिर और हकमुद्दीन ने विभिन्न वर्गों में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। कुल मिलाकर गरुड़ राइफल शूटिंग क्लब के इन बच्चों ने अचूक निशाना लगाकर अपना दबदबा बनाया। अलवर जिला सैनी महासभा सहित समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से करियर मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविवार को स्टेशन रोड स्थित द इंजीनियर्स क्लासेस में कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण कर चुके सैनी समाज के छात्र छात्राओं के लिए आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। महासभा प्रवक्ता जितेंद्र खुराड़िया और लक्ष्मण सैनी ने बताया कि इसके जरिए विद्यार्थियों को विभिन्न विशेषज्ञ करियर गाइडेंस का मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसे में वे आगे चलकर अपना विषय या कोर्स चुनकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अलवर जिला सैनी महासभा के तत्वाधान में आज उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए सही दिशा, सही मार्गदर्शन के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए कैरियर गाइडेंस और रोजगार परामर्श का कार्यक्रम यहाँ द इंजीनियर क्लासेज में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में हमारी RAS टीचर सैनी जी, CO साहब रमेश सैनी जी और भी जो हमारी जो फैकल्टीज हैं समाज की, चाहे वो पैरामेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, उन सभी की फैकल्टीज को यह आमंत्रित कर विद्यार्थियों को ये बताया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में उन कोर्सेज का हम जो है चयन करें जिस कोर्स के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा मिले और ऐसी शिक्षा मिले कि जिससे कि हम लोग अपना आगे भविष्य में उज्जवल कर सके। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत RAS टीचर सैनी जी के द्वारा की गई है और यहाँ पर पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, ITI, पॉलिटेक्निक, NDA, आर्मी सहित विभिन्न विषयों की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय में विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि महंगाई के दौर में ऐसे विषयों का चयन करें जिससे कि कम समय में मेहनत का संपूर्ण लाभ मिले। इसलिए ये सैनी महासभा का ये प्रयास है और प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है कि विद्यार्थियों को अच्छे प्रॉपर गाइडेंस मिले जिससे कि वो अपने आने वाले उच्चतर भविष्य में अपना चयन कर सके। यहाँ पे जितनी भी जो फैकल्टीज को हमने आमंत्रित किया गया, उन्होंने उनकी सारी समस्याओं का समाधान और उनके मन में जो जिज्ञासा है विद्यार्थियों के कि हमें किस तरीके के हम कोर्स चुने जिससे कि हमारा आने वाला भविष्य हो, उनकी की जा रही है। आज सभी समाज के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और उन विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए पता। आज अलवर जिला सैनी महासभा द्वारा जो बच्चे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास की है उनके लिए कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया है। बच्चे जो है 10वीं के पश्चात में विषय चुनने में परेशानी महसूस करते हैं। इसी प्रकार से 12th के बाद में बच्चे ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम आगे पढ़ाई करें या फिर कोई कोर्स करें। इसके लिए आज हमने बच्चों को बुलाया है 10th, 12th और भी जो बच्चे आए हैं उन सभी को विशेषज्ञों द्वारा उनको गाइडेंस दिया जाएगा कि बताया जाएगा कि क्या क्या आगे जाकर के आपको सुविधाएं मिल सकती है और आपकी योग्यता के अनुसार कौन सा विषय या कौन सा पाठ्यक्रम आपको ठीक रहेगा। अलवर के मालाखेड़ा बाजार स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर का स्थापना दिवस रविवार को मनाया गया। इस अवसर पर सुबह मंदिर में माता जी की पूजा अर्चना और महाआरती की गई। इसके बाद कन्या पूजन हुआ, वहीं भोग लगाकर भंडारे की शुरुआत की गई।
महंत नरेश पाराशर ने बताया कि माता वैष्णो देवी मंदिर का 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इससे पूर्व शनिवार को मंदिर में जागरण आयोजित हुआ था। माता वैष्णो देवी मंदिर वाला मालका बाजार में आज 7वां विशाल भंडारा होने जा रहा है। माँ का स्थापना दिवस जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हमारे यहाँ पे मेन अर्जुन जी कप्तानी जी भी आए हुए हैं। इनका सहयोग महारानी का हमारे पे बहुत है, कृपा है इनकी। और ये आज भंडारा पहले हम कंजका पूज रहे हैं, अर्जुन जी इनको कंजका पूजेंगे, उसके बाद भंडारा चालू किया जाएगा और जब तक माँ की इच्छा हो। सुबह हमने इसमें पूर्व पहले रात को हमारे यहाँ पे हलवाई नहीं आते हैं, सब कार्यकर्ता जो महिलाएं हैं सब कार्यकर्ता ही सेवा करते हैं, सबसे पहली बात इस मंदिर में। और सुबह रात भर कीर्तन चला, कीर्तन के बाद हमने प्रसाद और अब भोग लगेगा। और ये भी आज देख लीजिए कार्यकर्ता ही पूरी पे बैठे हैं जो चल रहे हैं, सभी भगत लोग करते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव रविवार को धूमधाम से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि भगवान परशुराम की आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता हिमांशु शर्मा ने कहा कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अधर्मियों का नाश किया था। उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण को भी शिक्षा प्रदान की थी। उनके जन्मोत्सव पर मिठाइयां भी वितरित की गयी। इस अवसर पर श्याम सुंदर शर्मा, सतीश शर्मा, सत्यनारायण, ओम प्रकाश, भास्मिता वशिष्ठ, अतुल नाथ योगी, केजी गुप्ता, ओम प्रकाश और बाला प्रसाद आदि मौजूद रहे। आप सभी को मालूम है पूरे देश में, प्रदेश में और अलवर जिले में भगवान परशुराम जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा जी के नेतृत्व में भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई। इसमें भगवान परशुराम जी की आरती से उनका अभिषेक किया और इस अवसर पर गुंजायमान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भगवान परशुराम जी की जय जयकार, सभी देवों में एक ही नाम भगवान परशुराम। आज अलवर शहर में भी किशनकुंड पर एक शानदार बाबा का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद यहाँ पर प्रसाद वितरित किया गया। निश्चित तौर पे विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी ने जिस तरीके से अधर्म का नाश किया और आज भी वो जीवित हैं और हम सभी को लगातार आशीर्वाद प्रदान करते हुए आ रहे हैं। भगवान परशुराम जी की कृपा से हम चाहते हैं संपूर्ण देश में, प्रदेश में, अलवर शहर में सब में खुशहाली का एक माहौल रहे। और वहीं अक्षय तृतीया पर रविवार को अबूझ मुहूर्त था और इस दिन शादियों की धूम रही। इसके अलावा सामूहिक विवाह सम्मेलन भी संपन्न हुए। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट एवं श्री सार्वजनिक गौशाला समिति की ओर से स्टेशन रोड स्थित श्री सार्वजनिक गौशाला में सर्वजातीय सामूहिक विवाह के तहत 6 जोड़ों की शादियां करवाई गई। इससे पूर्व सुबह अशोका टॉकीज के समीप पुरुषार्थी धर्मशाला से बैंड और डीजे की धुन पर दूल्हों की सामूहिक निकासी निकाली गई। बाद में सार्वजनिक गौशाला में तोरण और वरमाला कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही विधि विधान द्वारा सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। मुख्य ट्रस्टी सतीश भाटिया ने बताया कि अब तक ट्रस्ट द्वारा 64 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया जा चुका है। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट एवं श्री सार्वजनिक गौशाला समिति अलवर के संयुक्त ने आज छठा सर्वजातीय निधन परिवार की कन्याओं का विवाह किया जा रहा है। आज कुल 6 जोड़ों का विवाह किया जा रहा है। बारात इस वक्त शादी धर्मशाला में रवाना हो चुकी है। तो बारात 6 घोड़ों पे 6 दिखाती हो चुकी है और बैंड बाजे सहित बाजार में होती हुई आ रही। यहाँ सारे भारत का प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भारत का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद उसका वरमाला और फिर 6 जोड़ों का विवाह आज किया जा रहा है। अब तक ये 64 हो चुके। वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस फोटोग्राफर अशोक सोनी को सम्मानित किया गया है। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने उनका अभिनंदन किया। यह कार्यक्रम श्रमजीवी पत्रकार संघ ने हाल ही में आयोजित किया था। गौरतलब है कि अशोक सोनी जिले से लेकर राज्य एवं राष्ट्र स्तर के अनेक मीडिया संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं। वहीं उत्कृष्ट कार्य के लिए पूर्व में भी सम्मानित हो चुके हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन। कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां थाना क्षेत्र के गांव नंगली झामावत में 15 अप्रैल को एक दलित परिवार के घर को उजाड़ने की घटना सामने आई थी। ऐसे में 4 सूत्री मांगों को लेकर थाने के बाहर विभिन्न समाज के लोगों ने धरना दिया। इस मौके पर आरोपी पक्ष को गिरफ्तार करने, गाँव में पुलिस चौकी स्थापित करने, परिवार को रहने के लिए आवास और 3 लाख की आर्थिक सहायता जैसी मांगे उठाई गई। इस दौरान भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नवल सिंह, प्रदेश आईटी सेल सह प्रभारी अनिल जोनवाल, सरपंच भागचंद, धर्मेंद्र भुराड़िया, तिलक राज वाल्मीकि, हेमराज पवन राशिद, भगवान दास और बनवारी लाल आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में कई जगह अवैध खनन जारी है। पुलिस के शीर्ष अफसरों के आदेश के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। ग्राम के बुलंदी, बाड़ बिलंदी, सताना, नांगल, टोडियार, बरखेड़ा, पृथ्वीपुरा खेड़ा और बालोतरा क्षेत्र के पहाड़ों को छलनी किया जा चुका है। साथ ही नदियों से बजरी मिट्टी का दोहन तेजी से हो रहा है। ऐसे में प्राकृतिक संपदा लगातार नष्ट हो रही है। ऐसे में मिली भगत का अंदेशा भी जाहिर होता है। साथ ही राजस्थान पुलिस हाई कमान के आदेशों का पालन करवाने को लेकर कोई परवाह नहीं दिखाती। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया यानी अक्षय तृतीया पर ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में साधु समारोह संपन्न हुए। ऐसे में आयोजनों ने बैंड बाजों और घोड़ियों की पहले से ही बुकिंग कर ली थी, लेकिन इसके बाद भी इन सेवाओं के लिए अधिक राशि चुकानी पड़ी। क्षेत्रीय निवासी महाराज सिंह, धर्मेंद्र, विक्रम सिंह और वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में शादी विवाह हुए हैं। ऐसे में कई जगह तो बैंड बाजे और घोड़ियों आदि के 2 गुने रेट तक वसूले गए हैं। अकबरपुर कस्बे में भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। यहाँ बगीची वाले हनुमान मंदिर में सर्व समाज के लोगों ने एकत्रित होकर भगवान परशुराम की विधिवत पूजा अर्चना की और क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। भक्तों ने बताया कि भगवान परशुराम को भगवान विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में पूजा जाता है। वे पराक्रम, त्याग और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उधर श्रद्धालु नवीन भारद्वाज ने बताया कि इस मौके पर पूजन और महाआरती कर प्रसाद वितरित हुआ। इस मौके पर रोहित वशिष्ठ, विशु शर्मा, सचिन गुप्ता, काका पंडित, मनीष शर्मा, नीलेश और अंकित शर्मा आदि की उपस्थिति रही। अकबरपुर ग्राम पंचायत में स्वच्छता को लेकर इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव के मुख्य मार्गों सहित कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित साफ सफाई की जा रही है। पंचायत क्षेत्र में कर्मचारियों के जरिए प्रतिदिन सफाई कार्य करवाया जा रहा है। ऐसे में गंदगी दूर होने से बीमारियों के खतरे में भी कमी आई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वच्छ वातावरण में रहने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। ऐसे में अभियान लगातार जारी रहना चाहिए। अकबरपुर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम में अचानक बदलाव और बढ़ती गर्मी के चलते डायरिया जैसी मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। चिकित्सकों का कहना है कि तापमान में वृद्धि और तेज धूप के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और यदि आवश्यक हो तो सिर ढककर ही घर से बाहर निकले। साथ ही दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। इसके अलावा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ताज़ा और स्वच्छ भोजन करने सहित बाहर के खुले खाद्य पदार्थों से परहेज की भी सलाह दी गई है। मौसम थोड़ा परिवर्तित हुआ है, अभी गर्मी का मौसम बढ़ गया है, तो अभी मैं सभी मरीजों को यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें और धूप से ज़्यादा बच के रहें और लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। पानी, छाछ वगैरह, जूस ज़्यादा लें। और उल्टी दस्त के मरीज़ भी हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करें। बाहर की चीज़ें कुछ नहीं खानी, घर का पका हुआ ताज़ा खाना खाएं। और अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ के दिखाएं, हमारे द्वारा भर्ती भी किया जाएगा। बड़ौदा में कस्बे में ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम का जन्मोत्सव श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मना। ब्राह्मण समाज संयोजक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में दादा श्री परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ की गई। वहीं उपस्थित श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर समाज में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर नरेंद्र उपाध्याय, महेंद्र शर्मा, बलदेव भारद्वाज, मुकेश मिश्रा, रामबाबू शर्मा, दिनेश मिश्रा, त्रिलोक भारद्वाज और दीपक मिश्रा आदि की मौजूदगी रही। कोटपुतली क्षेत्र के पनियाला नारहेड़ा बाईपास पर अवैध रूप से टोल वसूली का मामला गर्माता जा रहा है। कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर तीखे प्रहार किए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि नारहेड़ा बाईपास पर आधिकारिक रूप से टोल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वहां ट्रकों को रोककर अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना
मिलीभगत का संकेत देता है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के समय की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद या कमजोर कर दिया गया है। ऐसे में लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। इसमें क्या है, इस सरकार के मंत्री और विधायक ज़्यादातर जो है मामले ऐसे हैं जिनमें खुद भागीदार बन जाते हैं। मुख्यमंत्री जी को तो पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही इतना बड़ा जिम्मा मिल गया, उनको तो नीचे कुछ दिख नहीं रहा हो क्या रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जनता को लूटा जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस प्रकार के हालात बन गए राजस्थान में कि जो स्कीमें थी कांग्रेस राज की थी वो तो धीरे धीरे बंद हो गई या उनको कमज़ोर कर दिया गया। नारेड़ा बाईपास पे मैं गाड़ी लेके आया था तो वहाँ पे मेरे को फास्टैग के पैसे लिए गए और ओवरलोड के पैसे लिए गए। 250 रुपये ओवरलोड के और 1050 रुपये फास्टैग। खैरतल में भगवान परशुराम जयंती पर रविवार को अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। यह परशुराम भवन में सुबह 9 बजे हवन यज्ञ हुआ। इसके बाद स्वर्गीय समाजसेवी चेतन लाल शर्मा के परिजनों ने भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर राम सिंह शर्मा, प्रेमचंद कौशिक, अंकित लाटा, गुड्डू शर्मा, ऋषभ, राजेश जोशी, आकाश त्रिवेदी और दिनेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। परशुराम भगवान का अक्षय तृतीया का परशुराम भवन में हमने हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया, हवन हुआ और सामूहिक भंडारे की व्यवस्थाएं चल रही है और बड़े जोर शोर से समाज में उत्साह है। खैरतल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन आने पर यह व्यक्ति पटरियों पर लेट गया। ऐसे में उसकी जान चली गई। खुदकुशी करने वाले व्यक्ति की उम्र करीब 46 साल बताई जा रही है। मृत व्यक्ति के पास आईडी के आधार पर उसकी शिनाख्त बाम्बोरा निवासी हरभजन के रूप में हुई है। मालाखेड़ा क्षेत्र के कलसाड़ा गांव स्थित जोड़े वाले महादेव मंदिर तिवारा में संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा जारी है। इस दौरान स्वामी कमलदास बापू ने रविवार को 5वें दिन सती जन्म और शिव सती विवाह की कथा सुनाई। इस मौके पर आयोजक रामेंद्र तिवाड़ी सहित सुमन, कार्तिक तिवाड़ी, राजेंद्र प्रसाद बसवाल, कौशल्या, सतीश प्रजापति, कमलेश, राजीव प्रजापति, अशोक तिवाड़ी और बाबूलाल सहित शनि मंदिर पुजारी कमल पंडित आदि मौजूद रहे। बानसूर में ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान परशुराम की झांकी निकाली गई। इससे पूर्व समाज के गणमान्य नागरिकों द्वारा भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई। झांकी परशुराम भवन से शुरू हुई और नगर परिक्रमा करते हुए वापस यहां पहुंची। वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस धरती पर भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पूरे कस्बे के अंदर झांकियाँ निकाली गई और परशुराम भवन के अंदर भव्य आयोजन हुआ, नाश्ता हुआ, सबको प्रसाद वितरण किया गया और समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए सामूहिक चिंतन हुआ और इस सनातन को जो वर्षों से ब्राह्मण ने दिशा दी है वो दिशा पुनः इस पूरे हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, एकजुट करने के लिए ब्राह्मण को पुनः एक इकट्ठा होकर के पूरी ताकत के साथ सनातन को दिशा देने का कार्य करना होगा। ऐसा सब लोगों ने मिलकर के चिंतन किया है और मैं आज इस परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गोविंदगढ़ नगर पालिका के रामबास स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के पास टैंकर पलट गया। यहाँ मुख्य रास्ते पर लंबे समय से भरा जोहड़ का गंदा पानी इसकी वजह बना। टैंकर पलटते ही चालक ने नीचे कूदकर अपनी जान बचा ली। उधर स्थानीय निवासी ग्यारसा सैनी और अन्य कॉलोनी वासियों ने बताया कि यह समस्या पिछले कई महीनों से बनी हुई है। मुख्य मार्ग पर गंदा पानी जमा होने के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई है। वहीं बदबू और मच्छरों के प्रकोप से बीमारियां फैलने का भी भय सता रहा है। ग्रामीण हरीश भारद्वाज का आरोप है कि समस्या को लेकर नगरपालिका और स्थानीय प्रशासन को लिखित और मौखिक शिकायतें दी जा चुकी हैं। अधिकारियों ने कई बार मौके का मुआयना भी किया, लेकिन पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पानी नहीं निकला जब से नगर पालिका बनी है। पहले सरपंच ने निकाला था 1-2 बार, लेकिन ये समस्या लगातार बनी रहती है और बनी रहने के कारण जन हादसा होता रहता है। यहाँ पे ये अब के 4-5वीं बार हादसा है। भरा रहा है, कोई समझदार हो, कोई समझ से कह दिए और कई बार कह चुके देखा को जागा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध में हालात सुधरने से खाद्य तेल आदि का आयात शुरू हो गया है। राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि युद्ध की वजह से आयात निर्यात में हो रही समस्या का समाधान हो रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल भारत 50% खाद्य तेल विदेश से आयात करता है। आयात खुलने से भारतीय खाद्य तेल सहित सरसों की कीमत में कुछ कमी आएगी।
फिलहाल सरसों का भाव 6700 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, जबकि सरकारी समर्थन मूल्य 6200 रुपए प्रति क्विंटल है। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध चल रहा था, अब उसके समझौते के लिए वार्ताएं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब शायद युद्ध समाप्त हो गया है और देर सवेर समझौता भी हो जाएगा। अब इससे हार्मुज खुल गया है, जहाज निकलने लगे हैं। अब लगता है कि व्यापार की जो पटरी, उद्योग धंधे की जो पटरी उतर गई थी, वो दोबारा से सही हो जाएगी, गाड़ी लाइन पर आ जाएगी और सब सामान्य हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, अगर ऐसा लगता है? अपने अगर अपन कृषि जिनसों में खाद्य तेल की बात करें तो अपने भारत में 50% आयातित तेलों पर अपन निर्भर है, क्योंकि हार्मुज बंद रहने से उसमें आयातित मालों पर थोड़ा सा बाधा आ रही थी। वो बाधा धीरे धीरे जैसे जैसे दूर होगी तो आयातित तेल आएंगे। तो उस समय आयातित तेल क्या भाव रहेंगे, उस पर मध्य अपने देश के जो अपने यहाँ की सरसों, अन्य तेल जो है उन पर निर्भर करेगा। वर्तमान में आयातित तेल की अगर अपन बात करें, चाहे वो पाम है, चाहे सोयाबीन के तेल है, अन्य तेल है, वो हमारे यहाँ सरसों तेल और अन्य तेलों के बराबर है। इसलिए अभी ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, इसमें चूंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि बाहर के तेलों का थोड़ा सा कम आने की वजह से इस बार सरसों फसल के समय में भी होते हुए भी काफ़ी अच्छे भाव से जो बिक रही थी, उस पर 100-200 रुपये का मद्दा आना स्वाभाविक था। वो आज यहाँ पर अपने 100-150 रुपये का मद्दा देखा गया है। हो सकता है और 150 रुपये का मद्दा सरसों में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरसों कोई ज़्यादा मद्दी बिके, ऐसा मुझे नहीं लगता। सर, अभी सरसों का क्या भाव चल रहा है? सरसों का वर्तमान में जो भाव है हमारे यहाँ पर नीचे में 6200 और ऊपर में 6700 से 6750 रुपये के भाव है। नौगांवा में सैनी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने भी भाग लिया, साथ ही नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आयोजन समिति ने विधायक का साफा पहनाकर स्वागत किया। भिवाड़ी क्षेत्र में संजीवनी तपोवन स्थित बाबा मोहन राम काली खोली मंदिर की 137वीं भव्य परिक्रमा का आयोजन संपन्न हो गया है। परिक्रमा का शुभारंभ बाबा मोहन राम कॉलेज के सामने सुबह 6 बजे हुआ। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति में डूबे नजर आए। साथ ही मोहन वाटिका में श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के आयोजन में निशी पंडित एवं सरिता श्रीवास्तव की प्रमुख भूमिका रही। साथ ही भारत विकास परिषद के अध्यक्ष विमल पंडित सहित डॉक्टर मुकेश कुमार, हर्ष माहेश्वरी एवं संजीव अग्रवाल सहित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। संजीव अग्रवाल ने प्रधानमंत्री से गौ हत्या पर रोक के लिए सख्त कानून बनाने का आग्रह किया। वहीं परिषद के अध्यक्ष विमल पंडित ने अधिक से अधिक पौधरोपण करने की अपील की। कार्यक्रम में अध्यक्ष सरिता श्रीवास्तव, सचिव शालिनी वर्मा, सह प्रांतपाल निशी पंडित सहित ममता अग्रवाल, मीना जैन, ईरा गुप्ता, रितिभा नाहटा और रेखा अग्रवाल आदि मौजूद रहे। अंत में बाबा मोहन राम जागृति मंडल के सचिव अर्जुन गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। गर्मी तेज होते ही बड़े अग्नि हादसे और खुशखेड़ा की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पशु आहार बनाने वाली इकाई में करोड़ों का सामान हुआ खाक। शादी का कार्ड देने जाते युवक पर हमला कर किया गंभीर घायल। राजगढ़ क्षेत्र में हुई वारदात। महिला नर्सिंग अधिकारी ने मरीज को 100 लोग बुलाकर पिटवाने की दी धमकी। कालाकुआं अस्पताल की घटना का वीडियो भी आया सामने। और तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार की ली जान। बिंडूसी में हुआ हादसा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।